Hello everyone and once again welcome to the another video of Destination Success। तो आज की जो ये वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है साइंस का। ये मैं ऑलरेडी आपको कुछ टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ पार्ट 1 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो भी पार्ट्स हैं या जो भी आपके टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं साइंस के या फिर इसी क्लास के कोई और सब्जेक्ट के, तो वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप नए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारी न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो बेसिकली पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होती है, कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्जेस की। मतलब जो भी चार्जेस उसके अंदर फ्लो हो रहे होते हैं उन सबको रेजिस्ट करती है, मतलब रोकती है। तो उसको कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम रेजिस्टेंस, जिसकी ऐसा यूनिट थी हमारी ओम। तो ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में जो था वो कवर हम इसको कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो दो टाइप की होती है, फर्स्ट पैरेलल एंड सेकंड सीरीज़। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आपका आता है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी को हम एक तरीके से पी से डिनोट करते हैं, ये पी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी होती क्या है? रेजिस्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट फेसेस। तो बेसिकली इस डेफिनेशन के कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो ये आपका क्यूब है, दिस इज़ योर क्यूब। ये सारी साइड्स की कितने की हैं? 1-1 मीटर की आपकी सारी साइड्स हैं, क्योंकि क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं। तो अगर एक साइड 1 मीटर की है तो बाकी की सारी साइड्स भी कितने की होंगी? 1 मीटर की होंगी। तो ये सारी साइड्स कितने की हैं? इसकी 1 मीटर की हैं। इसके ऑपोजिट फेसेस पे, मतलब एक ये फेस है और एक ये फेस है, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो इन फेसेस पे जो भी करंट फ्लो करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो आपका क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आपकी रेजिस्टेंस आ रही है एक क्यूब में जो कि एक 1 मीटर का है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनके ऑपोजिट फेसेस पे, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ चीज़ें बताई गई रेजिस्टेंस के रेजिस्टिविटी के बारे में। सबसे पहले आपको बताया गया कि ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? ओम होती है, जिसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंजेस विद द टेम्परेचर। मतलब रेजिस्टिविटी जो होती है उसका आपकी लेंथ से या वायर की लेंथ से या फिर एरिया के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी घटेगी। मतलब डिपेंडेंट किस पे है? ये टेम्परेचर पे है। कोई भी एरिया या क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया का कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता। Range of resistivity of metals and alloys is 10 raised to the power -8 to 10 raised to the power -6 ओम मीटर। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाता है बुक में कि हाँ ये चीज़ इतनी होती है। बाकी ऐसा कुछ पेपर में कभी नहीं पूछते हैं, इतना डीप में वो नहीं जाते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक वो आपका रेजिस्टिविटी, जो होती है दो टाइप की होती है, एक सीरीज़ और एक आपकी होती है पैरेलल। दोनों को डीप में पढ़ लेते हैं क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो इन दोनों में से ही आते हैं और इनके सॉल्व करने के आते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टिविटी इन सीरीज़। सीरीज़ का मतलब क्या होता है? एक लाइन में जो भी रेजिस्टिविटी एक लाइन में होती है ना, वो सारी आपकी रेजिस्टिविटी इन रेजिस्टर्स इन सीरीज़ कहलाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये एक लाइन में है R1 R2 R3, इनको क्या कहेंगे? रेजिस्टर्स इन सीरीज़, ये सीरीज़ में है। When two or more resistors are connected end to end, the arrangement is called series combination। मतलब जब एक के बाद एक जो है वो कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम कहते हैं सीरीज इन कॉम्बिनेशन। एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे स्कूल की असेंबली होती है तो उसमें बच्चे लाइन से खड़े होते हैं, तो क्या होता है? सीरीज़ होता है। ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम। मतलब देखो, हमने ये देखा कि इसमें जो है वो 3 है, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। बट अगर हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं ना तो सिंगल R चाहिए होता है इसमें, R1 R2 का कोई मतलब नहीं होता। तो ये सिंगल R कैसे निकालते हैं? क्योंकि ये एक लाइन में है तो इनको हम डायरेक्टली एक लाइन में ही प्लस कर देते हैं। मतलब जो भी आपका R1 होगा, R2 R3, तीनों को प्लस करके आपका क्या आ जाएगा? टोटल R आ जाएगा, जिसको हम फॉर्मूले में डाल सकते हैं ईजिली। करंट टू ईच रजिस्टर इज सेम। इसमें क्या होता है? हर एक रजिस्टर में करंट जो होता है वो सेम रहता है, करंट में कोई चेंज इसमें नहीं आता। टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे? सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। मतलब जितनी जितनी वोल्टेज हर एक रजिस्टर में जारी होगी सबको आप टोटल कर लोगे तो आपका वो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। इसमें कोई और फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ एक टोटल आर का फार्मूला होता है, टोटल वी का फार्मूला होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है।
हर चीज़ को आपको सिर्फ एक लाइन में प्लस कर देना है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं आती। नेक्स्ट आपका आता है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो मेट्रो की या ट्रेन की लाइंस कैसी होती हैं, ट्रैक कैसे होता है, ऐसा होता है जो कभी मीट नहीं करता, तो वो होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक। तो जो रेजिस्टर्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रेजिस्टर्स इन पैरेलल होते हैं। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, मतलब जो भी आपका रजिस्टर के हर एक रजिस्टर के साथ वोल्टेज होगी ना वो सेम होगी या फिर इक्वल होगी अप्लाइड वोल्टेज, मतलब जितना भी वोल्टेज अप्लाई करा जा रहा है उसी के जैसी आपकी रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर जो होगा वो होगा। अब इसमें रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि फॉर्मूले में हम क्या डालते हैं, खाली आर। तो अब यहाँ तो R1 R2 R3 दिया है, उसमें हमने पढ़ा था कि हम डायरेक्टली इसको प्लस करके निकाल सकते हैं। अब पैरेलल में कैसे निकालते हैं हम, कि क्योंकि ये एक के ऊपर एक है तो आप फॉर्मूले में भी एक के ऊपर लगा दो, मीन्स जो भी आपका फॉर्मूला है उसके ऊपर आप ऐसे 1 पुट कर दो। जैसे कि यहाँ पर देखो टोटल आर कैसे निकाला है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से जैसे कि हमने सीरीज़ में पढ़ा, बस सीरीज़ में क्या था, एक लाइन में था तो डायरेक्टली प्लस कर दिया। पैरेलल में वो एक के ऊपर एक है तो आप फॉर्मूले में भी अपॉन में 1 लगा दो, बस दैट्स इट। बाकी का सारा आपका सेम आता है। नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेजेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज़, की मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो क्यों प्रेफर करा जाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन से, क्योंकि देखो पैरेलल में क्या था, एक के ऊपर एक था, तो मतलब वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा आएगी सीरीज़ के कंपैरिजन से। तो एक तो आपका एडवांटेज यही हो गया कि इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज़ ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, मतलब जैसे कि ये सीरीज़ में हमने देखा था कि इसमें क्या था, ये एक के साथ एक कनेक्टेड था। अगर गलती से भी, क्या है सीरीज़ वाले सारे भाई बहन होते हैं, अगर गलती से भी एक भाई रोएगा ना तो दूसरी बहन भी रोएगी। ये लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं ना सीरीज़ वाले कि ये कहते हैं कि तू मरेगा तो मैं मरूंगी, तू जिएगा तो मैं जीऊँगी। मतलब अगर एक गलती से टूट जाता है या फेल हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो बाकी के सारे भी अपने आप ही टूट जाएंगे, शॉर्ट सर्किट इनमें भी हो जाएगा, कोई सा काम नहीं करेगा। बट पैरेलल में क्या है, ये एक दूसरे के सौतन है। ये कहता है तू जिएगा तो मैं तो, तू मरेगा तो मैं तो जीऊँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें अगर कोई एक रजिस्टर हट भी जाता है, टूट जाता है या कुछ फेल हो जाता है काम करने में, तो बाकी के 2 काम कर जाएंगे और पूरा सर्किट चल जाएगा। तो एक तो ये एडवांटेज होता है सीरीज़ और पैरेलल का। सेकंड, डिफरेंट अप्लायंसेज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज़, करंट रिमेन्स सेम, क्योंकि हर एक जो अप्लायंस होता है ना उसको अलग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है करंट की। अगर कोई बड़ा अप्लायंस है तो उसको करंट की अमाउंट ज़्यादा चाहिए चलने के लिए, कोई छोटा अप्लायंस है तो उसको चलने के लिए भी छोटा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। पर सीरीज़ में क्या होता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ करंट होता है ना वो सेम होता है, तो चेंज नहीं कर सकते हो आप उसको। बट पैरेलल में आप उसको चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए क्योंकि हर एक अप्लायंस का अपना अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड अलग होता है, इसीलिए हम हमेशा सीरीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। एंड लास्ट, द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज़ डिक्रीज्ड, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना पैरेलल में वो डिक्रीज हो जाता है। इसमें इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए हम पैरेलल को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ये बहुत ही आसान टॉपिक है जिससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, तो आप इसको सिर्फ एक थोड़ा बहुत अगर ऊपर से भी देख लेते हो तो इसमें भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि पेपर के एंड में ना ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप सारे के सारे टॉपिक्स एक बुक के कवर करके जाओ। जो ज़रूरी है वो ये चीज़ है कि आप जितना भी करो ना उसको इतने अच्छे से कर लो कि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका मिस ना हो। क्योंकि हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चैप्टर दे दूसरा छोड़ दें, हर एक चैप्टर वेटेज रखता है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना जो है वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है, कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कुछ हीटिंग इफेक्ट उसमें जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। बेस्ट एग्जांपल इसका है, आपके घर में बल्ब चलते हैं, कोई भी बल्ब को अगर आप 2 मिनट के लिए भी जला के छोड़ दोगे, 2 मिनट भी ज़्यादा टाइम हो जाता है, 1 मिनट के लिए भी जला के छोड़ोगे ना तो कुछ वो गर्म हीटिंग इफेक्ट उसमें आएगा, वो गर्म हो जाएगा, आप उसको हाथ नहीं लगा पाओगे। तो उसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर चाहो तो आप इसको करके भी देख सकते हो अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ। किसी बल्ब को हाथ लगा के देख लेना, वो आपको गर्म पाएगा। इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव है,
द सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट, मतलब जो भी एनर्जी उसमें आ रही है वो क्या हो जाती है, हीट की फॉर्म में जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एज सिंपल एज दैट, जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी। इसका फॉर्मूला होता है, हीटिंग इफेक्ट को हम लिखते हैं ई और P इंटू टी। P मतलब होता है पावर, या मतलब कितना जो हीट उसमें प्रोड्यूस हो चुकी है, कितनी पावर लगी है, और T मतलब टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए आपने उस पावर को यूज़ करा है या एनर्जी को जनरेट करा है। ओके, उसके बाद हीट प्रोड्यूस H होता है। हीट प्रोड्यूस को जैसे मैंने आपको बताया H लिखते हैं हम। H और E एक ही बात है, हीटिंग हीट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रही है आपकी एनर्जी वो हो, तो H और E एक ही बात होती है, कॉमन है दोनों। आप हीटिंग इफेक्ट के लिए E भी लिख सकते हो, H भी लिख सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आप कुछ फॉर्मूले होता है, जैसे कि हीट प्रोड्यूस्ड H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या होता है आपका करंट, आर आपका रेजिस्टेंस, और टी मतलब टाइम। तो बेसिकली ये फॉर्मूले आपके पेपर में कभी भी नहीं आते। अगर कोई पेपर में फॉर्मूला आएगा भी तो ये ऊपर वाला पूछ लेंगे आपसे बस, वो भी इसमें भी आपसे वो पूछते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। तो रिलेशन कुछ नहीं होता, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखना है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने देना है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इक्वल होती है आपके P इंटू टी के। मतलब P क्या है आपका जो आपकी जनरेट हुई है पावर, और T क्या है आपका टाइम, बस। नेक्स्ट आपका आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कि जूल्स एक साइंटिस्ट था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज़ को। तो इसने एक लॉ दिया था अपना हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज, मतलब जूल्स के अकॉर्डिंग जो भी एक रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हुई है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। मतलब ये आपकी हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के स्क्वायर के। मतलब जितना भी करंट आपके सर्किट में आ रहा है उसका स्क्वायर कर दो, वो उतनी ही आपकी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इनमें एकदम अटूट वाला प्यार है। अगर तू मरेगा तो मैं मरूंगी, तू जिएगा तो मैं जीऊँगी, ये वाली बात इनमें होती है। मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, करंट घटेगा तो हीट भी घटेगी। तो बेसिकली ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। नेक्स्ट, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। मतलब हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के। सेम वही बात, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटेगा तो हीट भी घटेगी। अटूट प्यार है इनके बीच में। थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट, जितने टाइम के लिए आप हीट दोगे, मतलब जितने टाइम के लिए आप रेजिस्टेंस उसको दोगे, कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जितना कम टाइम के लिए आप चलाओगे उतनी ही कम हीट प्रोड्यूस होगी, जिसमें डायरेक्टली अटूट वाला प्यार इनमें है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला दिया हुआ एक, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई आपका करंट, आर आपका रेजिस्टेंस, और टी आपका टाइम। अगर पूछते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है तो आप ये बोलोगे कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके करंट के स्क्वायर के एंड रेजिस्टेंस के और टाइम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको अभी ऊपर भी एक्सप्लेन करा है कि अगर ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं तो हीट भी बढ़ेगी, ये तीनों चीज़ कम होती हैं तो हीट भी कम होगी। डायरेक्ट रिलेशन है इनके बीच में। नेक्स्ट आपका आता है हीटिंग इफेक्ट इज डिज़ायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, मतलब जिन चीज़ों में आपका हीटिंग इफेक्ट जो है वो ज़रूरी होता है। जैसे कि हीटर है और उसमें तो ज़रूरी होता है आपका, जब तक हीट ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो हीटर का मतलब क्या बच जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है वो चीज़ हीट हो जाती है और हीट ही हमारे काम आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ अप्लाइंसेज हैं जिसमें हीट जो है वो ज़रूरी होती है। नेक्स्ट एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग आपका आता है कि फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, जैसे कि आपने अपने घर में बल्ब देखा होगा, ये तो बल्ब की जगह कुछ और ही बन गया है। इग्नोर माई ड्राइंग फर्स्टली। ये आपका बल्ब होता है कुछ इस शेप का, तो इसमें बीच में ना कुछ पतली सी वायर टाइप लगी होती है, इस वायर को हम कहते हैं फिलामेंट, जिसकी वजह से एक बल्ब जो है वो जलता है, इसको कहते हैं हम फिलामेंट। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन एक तरीके का आप कह सकते हो मेटल या नॉन मेटल होता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये फिलामेंट बनता किससे, आपका टंगस्टन से बनता है। काफ़ी एक पतली सी वायर टाइप सी होती है, अगर कोई फूटा हुआ बल्ब आप देखो कभी तो उसमें निकाल के देखना, इसको बहुत पतली सी वायर होती है ये, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो जलता है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रिडली एट हाई टेम्परेचर। मतलब हाई टेम्परेचर पे भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये फटता नहीं है या फिर एक तरीके से आप देखो तो टूटता नहीं है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 3380 डिग्री सेल्सियस में, 3000
380 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर तक ये जा सकता है। काफ़ी हाई इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो होता है। द बल्ब आर फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। मतलब फिलामेंट ताकि एक लंबे टाइम तक चल जाए, एक बल्ब के अंदर गैसेज इनएक्टिव गैसेज डाली जाती है। इनएक्टिव गैस का मतलब ऐसी गैस जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्शन ना कर जाए, उन्हें कहते हैं हम इनएक्टिव गैसेज। तो नाइट्रोजन और आर्गन ये दो ऐसी गैसेस होती हैं जो इसमें डाली जाती हैं एक बल्ब में, ताकि फिलामेंट जो है एक लंबे टाइम तक चल जाए और रिएक्ट ना कर जाए वो इन्वायरमेंट की एयर के साथ। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। जैसे कि आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाती है शॉर्ट सर्किट से या फिर ओवरलोडिंग से। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा करंट ना चला जाए उसमें, तो इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ बनता किससे है, प्योर टिन या एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, या जो कॉपर और टिन के एलॉय होते हैं या फिर एक प्योर टिन जो होता है उससे ये चीज़ बनाई जाती है। और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। सीरीज़ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एंड टू एंड जो कनेक्टेड होता है इसको कहते हैं हम सीरीज़। तो एक सीरीज़ में एक फ्यूज़ कनेक्टेड होता है और हमेशा इसका एक लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, काफ़ी कम टेम्परेचर पे आकर ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, एक रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किस रेट पर एक एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है वो आपकी होती है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, एनर्जी। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि किसी भी सर्किट में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना वो आपकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है P=VI। V आपको पता है क्या होता है, आप नीचे कमेंट में मेंशन करेंगे क्योंकि मैंने आपको ये पहली वाली वीडियो में ही पढ़ा रखा है। नेक्स्ट आपका I आपका करंट होता है, ये मैंने अभी बताया है इसलिए मैं इसको रिपीट भी कर देती हूँ। तो बेसिकली V में बता ही देती हूँ। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट आपका निकल आता है इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वॉट होती है, जिसको हम शॉर्ट में W लिखते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, क्योंकि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हमेशा वोल्ट में लिखते हैं और करंट को हम एम्पेयर में लिखते हैं। तो 1 वोल्ट कितना होगा, 1 वॉट क्या होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। इसी को कुछ भी नहीं है, जो भी अगर आपसे कोई सा क्वेश्चन पूछता है कि 1 वॉट को कैसे एक्सप्लेन करोगे या 1 एम्पेयर को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो सिंपल सी बात है, आप जो भी फॉर्मूले होते हैं इन सब चीज़ों के उन्हीं के आगे 1 लगाकर उसी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना होता। और जनरली ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि एक 1 वॉट को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो 1 वॉट क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। बस इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट इसमें कुछ टॉपिक्स आई गेस मिसिंग है, बट मैं आपको एक्सप्लेन इसी के साथ कर देती हूँ उन टॉपिक्स को भी। कि इसके अलावा आपकी आती हैं एक और चीज़ कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, बेसिकली जो आपकी घर के सर्किट्स में या कमर्शियली जो यूज़ होती है ना, उनमें जो आपकी वायर्स लगती हैं, सर्किट लगते हैं, वो आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। हमारी 3 टाइप की वायर्स जो होती हैं वो एक सर्किट में लगाई जाती हैं। एक होती है आपकी ग्रीन, जिसको हम अर्थ वायर कहते हैं। एक होती है आपकी ब्लैक, जिसको हम लाइव वायर कहते हैं। और एक होती है आपकी रेड। ये आपकी 3 टाइप की वायर्स जो होती हैं वो एक सर्किट में प्रेजेंट होती हैं। रेड ब्लैक जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, रेड जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो नेक्स्ट चैप्टर में भी हैं, बट मैंने उसको थोड़ा बहुत आपको यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट 13 चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक इंट्रो मैंने आपको यहाँ पर भी दे दिया है इस चीज़ का, और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इस पेज का, और आप इसको ज़रूर फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे जाकर भी। If you like the video, do like, comment, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon for all the new notifications.